चलिए जुड़ जाइए जल्दी से। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जय हिंद मेरे दोस्त। तो हम सब जो एएलपी टेक्नीशियन के सेट को लेकर के आगे चल रहे थे, उसी का आज हम 37वां सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें हमें देखना यह है कि प्रीवियस साल में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उसी प्रश्न को देखते हुए आगे की प्रश्न की तैयारी हम सब कैसे करें। तो उस प्रश्न के साथ में नस्ते नाबूद उस प्रश्न के जितने भी डिटेल हो सके उनके जिक्र करने के लिए आए हैं हम आपके सामने। इससे पहले हमने 36 इसका लगातार वीडियो बना चुका है। ये हमारा 37वां वीडियो और ये 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट तक का क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें साइंस के प्रश्न लिए गए हैं और इसको टारगेट किया गया कि 50 तक। और एक चीज टारगेट हम अवश्य रखे हैं कि 50 तक ये सेट पहुंचते पहुंचते हमारा भी वीडियो 1K से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोगों का जैसे आशीर्वाद अभी 37 तक के वीडियो में पहुंचे हैं तो 550 प्लस चला गया। ठीक है, तो ये व्यूवर्स 1000 अवश्य होगी पूरा, क्योंकि ये बहुत ठोस चीजें हैं। ठीक है, कि प्रीवियस साल का फोकस करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। ठीक है, अगर शायद आप सब में लोगों में से कोई होंगे जो एग्जाम भी दिए होंगे तो उनको तो एक शिफ्ट का क्वेश्चन पता होगा, या ऐसे प्रश्न जैसे कोई बुक वगैरह में भी मिल जाता है मार्केट में कि डायरेक्ट बनाया हुआ तो ऑब्जेक्टिव की तरह उसमें ऑप्शन नहीं रहते हैं। बट यहाँ ऑप्शनली प्रश्न देखना है कि कंफ्यूज कैसे लोग हो जाते हैं एग्जाम में, और वो कंफ्यूज होने की वजह से कौन से आंसर टिक आउट करके चले आते हैं। तो इसी के साथ में कंफ्यूजन भी आपका दूर होगा। चलिए प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारी। फर्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है क्या कि हमारी जरूरत अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निम्न में से कौन सा गुण होता है, मतलब कहने का मतलब हो रहा है कि हमें जिस चीजों की जरूरत है धातु को हम उसको उस आकार में दे सकते हैं। अतः धातु में कौन सा ऐसा गुण है, जैसे सोना है तो देखें सोना का अनेकों प्रकार से आभूषण बना दी जाती है। लोहा तो अनेकों प्रकार के धातुएं हमारे उपयोगी लायक बना दिए जाते हैं, पतले तार से लेकर के रड तक। ठीक है, बड़े बड़े सील तक के बना दिए जाते हैं लोहे को। तो इसी प्रकार धातु में ऐसा कौन सा गुण है, क्या कहा जा रहा है कि धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, उसमें ऐसा कौन सा गुण है। तो देखिए ऑप्शन क्या करा, चालकता। अब भाई उसमें करंट हमें थोड़ा भेजना है, जो चालकता नाम सुनते ही है तो हमें नहीं लेना चाहिए। सोनोरेसिटी, ठीक है, उसके बाद तन्यता और चालकता। हमने पहले ही कहा कि चालकता का गुण वाले नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि चालकता इसलिए क्योंकि उसमें करंट हमें थोड़ा भेजना है, वो अलग अलग आकार थोड़ा उससे ले लेगा चालकता के गुण के कारण नहीं। इसमें आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण होता है, ये अच्छा चीज है। आघात वर्धनीय एवं सोरेंसिटी, तो ये सोरेंसिटी वाले भी गलत। मतलब आंसर हमारा आघात वर्धनीय और तन्यता, अर्थात धातु के पास ऐसा गुण है कि उसे पीट पीट के हम सब पतला भी कर सकते हैं। अब इसीलिए लोहे के बड़े बड़े सील को छोटे रूप में बदल दिया जाता है, तार में बदल दिया जाता है। तो धातु का यह गुण आघात वर्धनीय गुण उसमें है मौजूद। साथ में तन्यता, उसको खींचा जा सकता है। सबसे ज्यादा तन्यता धातु कौन सा होता है? सोना। सोना को सबसे ज्यादा खींच सकते हैं। ठीक है, तो आघात वर्धनीय और तन्यता गुण के कारण ही धातु को हम सब अलग अलग आकार में दे सकते हैं। तो इस पे फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ क्या हम बोले, सबसे आघात वर्धनीय धातु तो सोना, और इसमें तन्यता में भी सोना, क्योंकि खींच के लंबे तार सबसे ज्यादा। देखते कनवाली वगैरह या सोना का जितना भी पतला से पतला होता है, देख रहे कितना पतला बना दिया जाता है। ठीक है, तो तन्यता गुण तो सोना। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो देखिए दूसरा प्रश्न में मैथ रीजनिंग होगा, इसलिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्या के आधार है। मतलब कहने का मतलब कौन सा जो वर्गीकरण हुआ वह परमाणु के संख्या के आधार पर हुआ। अर्थात ये वर्गीकरण तो ये आवर्त सारणी की जिक्र कर रही है। किसका कर रहा? आवर्त सारणी का। मतलब ये कहानी किसका है जी? आवर्त सारणी का। ठीक है, और इसमें परमाणु संख्या के आधार पर कौन किया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर मोसले के द्वारा किया गया, अर्थात मोसले। ऑप्शन हमें देखना है, इसको छोड़िए, 1913 में किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या कहा? डोबेराइनर, ड्राइस का नियम, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड नियम, मेंडलीव का आवधिक सारणी, या आधुनिक आवधिक सारणी। तो ये आधुनिक आवधिक सारणी, अर्थात जो हमारे पास अभी देखिए आवर्त सारणी के बारे में सुन लीजिए, ये सभी चारों ऑप्शन दिया है। सबसे पहले डोबेराइनर का ट्राइड्स नियम आया, अर्थात त्रिक नियम आया। ठीक है,
उसके बाद त्रिक नियम क्या कहता है कि तीन तत्व को उन्होंने एक साथ सरियाया और ये आगे और पीछे वाले के जोड़ के 2 से भाग अगर उसको दे दिया जाए तो बीच वाले परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ऑक्टेक्स का न्यूलैंड नियम क्या कहता है कि सारे गामा पाधा निशा की तरह जिस तरह उसमें 7 स्वर होते हैं उसी प्रकार अगर इस तत्व को सरियाया जाए उसी के आधार पर तो ठीक पहला तत्व का गुण अगले 8वें तत्व का गुण एक समान मिलेगा। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। मेंडलीव की आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान क्या था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी बनाया और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मोसले। और इन्होंने क्या किया कि बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर मोसले का आवर्त सारणी था। तो यही चीज पूछ रहा था, परमाणविक संख्या पर, तो परमाणविक संख्या पर मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए ये भी प्रश्न को अच्छे से चर्च किए। आगे चलते, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान इसका m है, इसकी त्रिज्या r है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण, देखिए ये एक सेट में पिछले बार भी आया था, ठीक है ना, तो वहां त्वरण का सूत्र क्या था, त्वरण बराबर अर्थात m/r² था और प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप पर का था। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल प्रश्न भी हम छोड़ दिए हैं, सभी सेट का न्यूमेरिकल हम अलग से ले लेंगे। ठीक है, जितने भी सेट मतलब प्रीवियस साल का जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उन सभी में से जो प्रीवियस साल का क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम एक साथ करके न्यूमेरिकल वाले वीडियो बना देंगे। ठीक है, और उसमें भी ज्यादा नहीं 10-10 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसको लंबा खींचना होगा, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहा तो त्वरण का सूत्र याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा त्रिज्या का स्क्वायर, इससे निकल जाता है क्या, पृथ्वी का त्वरण m/r²। ठीक है, चलिए आगे चलें। अच्छा, इसी में एक चीज और बता दीजिए, वैसे सिर्फ त्वरण पूछे, सिर्फ त्वरण a बराबर तो v - u/t, जहां v क्या है, u क्या है और t क्या है, तो t समय है, u भी, तो u प्रारंभिक वेग और v है जो अंतिम वेग है। तो ये भी सूत्र आप याद रखिए, a बराबर v - u/t, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा, शांति जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्र में, उसी में ये शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता उपलब्धता के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में। तो भटनागर पुरस्कार, आप इसे पूछ सकता अलग से ही प्रश्न कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में। और भटनागर पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो यह शांति के लिए, शांति स्वरूप के लिए। और नोबेल पुरस्कार, ये सब नोबेल पुरस्कार हैं, तो कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो यह 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में। और सबसे अंतिम में अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में सबसे अंतिम में जोड़ा गया, पहले 5 में ही दिया जाता था और लास्ट में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। चलिए, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में हो गए। आगे चलें, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में। अगले प्रश्न देख लीजिए, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात जो पौधे में बौनापन है वह किसके द्वारा, तो गिलबेरिक अम्ल के द्वारा पौधे के बौनापन को दूर किया जा सकता था। ये ऐसा प्रश्न पूछा था। चलिए इसमें आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, तो धातु का नाम यहां लिया। ठीक है, कौन से धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता, भाई पारा, काहे कंफ्यूज कर रहे हैं,
सोडियम मुलायम धातु है, आंसर ये नहीं, ये टिक करेंगे हम, ठीक है, इसमें गलत लगाया गया। सोडियम के बारे में हम याद रखेंगे N, परमाणु संख्या 11, इसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। यह अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, जो वायु के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। और इस अभिक्रिया को रोकने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबोकर, किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, डुबोकर रखा जाता है। किसको? सोडियम का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, ठीक है। और इस पे कौन से चार्ज होंगे सोडियम पर? तो यह धन आवेश चार्ज होंगे, धन आवेश चार्ज होंगे। ये सब इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? तो पारा। और यही चीज अगर यहाँ सिर्फ धातु के जगह अधातु कर देता तो आंसर हो जाता ब्रोमीन। आंसर हो जाता क्या? ब्रोमीन की। कौन से ऐसे अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? तो अधातु में ब्रोमीन और धातु में पारा, ठीक है। चलिए आगे चले। कुछ प्रश्न उल्टा सीधा, इसीलिए तो मार्क्स आगे पीछे होते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? एकल परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, बहुपरमाणुकता या त्रिपरमाणुकता? तो जो फास्फोरस के हैं वो त्रिपरमाणुकता होते हैं। जैसे फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, ठीक है। ये कितने वर्ग में है? कितने वर्ग में है? जल्दी से देखिए तो वर्ग 15 में, वर्ग 15 में है। फास्फोरस वर्ग 15 में मौजूद है। और टोटल वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है। वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व हैं? तो नाना पाटेकर, आज सब बीमार, अर्थात ये ट्रिक है, ये क्या है? TRICK। नाना से नाइट्रोजन, पाटेकर से फास्फोरस, आज से आर्सेनिक, सब से Sb जो टीन हो गया, और Bi से बिस्मथ। ये हैं कितने? कौन से? वर्ग 15 के तत्व हैं। तो ठीक है, इसमें क्या पूछा था? वही कि परमाणुकता क्या होती है? तो त्रिपरमाणुकता। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़े तो 2 8 और 5 होगा, ठीक है। 2 8 और 5 होगा। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसको 5 गो त्यागना काफी कठिन है, लेकिन 3 को ग्रहण करना आसान है। इसीलिए ये जो 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया तो इस पर ऋण आवेश चार्ज होंगे। इस पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश, ऋणात्मकता होगा। और कितने ऋणात्मकता होगा? 3 को ग्रहण किया तो इसीलिए 3 होंगे। इसीलिए त्रिपरमाणुविक होते हैं। कितने होते हैं? फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है? त्रिपरमाणु। इसीलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे। मतलब ये रीजनिंग का भी है और हमें साइंस नजर आया इसीलिए डाल दिए। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो पावर का एसआई मात्रक मतलब किसका होता है? तो पावर है जो वाट, ठीक है। पावर का संबंध वाट से है, ठीक है। शक्ति, वोल्ट, ओम, ठीक है। तो पावर वाट से संबंधित है। कार्य को जूल में मापा जाएगा तो पावर को वाट में मापा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। इसमें रीजनिंग भी हो गए और आपका फिजिक्स भी छुपा हुआ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सी एक उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच मान मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? तो किसके द्वारा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे लिटमस पत्र के द्वारा भी पीएच मान मापी जाती है, ठीक है ना। फेनोल्फथलीन के द्वारा भी मापी जाती है, योसिन के द्वारा भी मापी जाती है। लेकिन सबसे सटीक अगर पीएच मान हमें ज्ञात करना है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा हम सब ज्ञात करेंगे, ठीक है। एकदम सटीक पीएच मान। अब ऐसे ज़्यादा प्रयोग तो अक्सर आप देखे होंगे लिटमस, और हम भी होते तो इसका आंसर किसका क्लिक करते? पहले लिटमस का ही क्लिक करते। क्यों? क्योंकि लिटमस में ही हम सब प्रश्न पढ़े हैं, लिटमस में ही कि नीले लिटमस पत्र पर, नीले लिटमस पत्र पर अगर
अगर अम्ल डाला जाए, अगर अम्ल डाला जाए तो इसका रंग लाल हो जाता है। और ये पहली चीज, और दूसरी चीज पढ़ते थे क्या, लाल लिटमस पर, लाल लिटमस पर अगर इस पे क्षार डाला जाए तो इसका रंग है जो बदलकर नीला हो जाता है। ठीक है, नीला हो जाता है। अब बाकी पीएच मान ज्ञात करने के लिए हम सब पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, और पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, तो सोरेनसन, सोरेनसन के द्वारा किया गया। ठीक है, सोरेनसन के द्वारा। लेकिन अगर एकदम एक्यूरेट चाहिए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग हम सब करेंगे पीएच मान ज्ञात करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अंडा, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो वह डिंब वाहिनी के द्वारा। जैसे देखिए फिलिपियन ट्यूब का अगर फिगर बनाए तो उस फिलिपियन ट्यूब में ऐसे बनते हैं फिगर। ठीक है, इसका ऐसे आकार होता है। तो यहाँ पे इस भाग में अंडाशय पलते हैं। ठीक है, इस भाग में अंडाशय पलते हैं, छोटे 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 गुच्छे के रूप में, यहाँ भी छोटे छोटे गुच्छे के रूप में। तो यहाँ से और ये वाला भाग यहाँ हल्का संकीर्ण रास्ता हो जाता है, ज्यादा फैलाव नहीं, ये ऐसा होता। ठीक है, तो जो इस भाग में यहाँ अर्थात यहाँ कहाँ से, अंडा, अंडाशय से, ये भाग को क्या कहें, अंडाशय कहें। और अंडाशय से और ये जो ये वाला भाग जो बीच में बनता है इसी को हम सब गर्भाशय कहते हैं, इसी को गर्भाशय कहते हैं। यही बच्चा पलता है इस भाग में ही। तो अंडा, अंडाशय से जो कोख में लाया गया, कोख में किसके माध्यम के द्वारा लाया जाता है, तो डिंब वाहिनी, ये यहाँ नली है, ये नली को डिंब वाहिनी नली कहते हैं। तो डिंब वाहिनी के द्वारा ही कहाँ आते हैं, कोख में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न आइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसे होते हैं, तो उभय धर्मी। एल्यूमिनियम कैसा है, उभय धर्मी, तो उभय धर्मी इसका हो गया। ठीक है, ये उदासीन अम्लीय क्षारीय नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूछे तो। ठीक है, आगे आते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है क्या, नर युग्मक। गतिशील, क्या, गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, चलिए जीवाणु है ना, ग्राफ ऑफ सेल। ठीक है, चलिए अभी आ जाइए विषाणु के चर्चा हम कुछ कर लेते हैं। तो बताइए तो विषाणु, विषाणु सजीव है या निर्जीव, इसका आंसर आप जानते हैं क्या, सजीव है या निर्जीव। तो अगर ऐसा पूछे विषाणु के बारे में तो आप बोलिएगा कि विषाणु दोनों हैं, सजीव भी है और निर्जीव भी है। ऐसा क्यों, क्योंकि विषाणु जब किसी सजीव जंतु के शरीर में अगर पाया जाता है, क्या बोले, विषाणु अगर किसी जीव के शरीर में पाया जाता है तो वह वहां पर सजीव का काम करता है, और जब तक यह बाहरी पर्यावरण में खुली अवस्था में होता है तो वह उसमें निर्जीव का गुण होता है। इसीलिए विषाणु के बारे में कहा जाता है यह सजीव और निर्जीव दोनों है। ठीक है, तो गतिशील जीवाणु कोशिका में क्या हो गए, नर युग्मक हो गए। ऐसा प्रश्न पूछा था। चलिए आगे आते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के खाली स्थान सिरे पर स्थित है। कहां पर, दक्षिणी। ठीक है, जैसे ये दक्षिण भारत, ठीक है, ये दक्षिण भारत हो गया। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट इधर है अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार है। तो इसमें सबसे जो क्या बोला जा रहा है, इंदिरा पॉइंट, तो सबसे भारत के सबसे अंतिम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप, ये ऊपर वाले भाग में अंडमान हो गए, नीचे वाले निकोबार हो गए। तो निकोबार द्वीप कहां पर स्थित, तो सबसे दक्षिण, सबसे नीचे में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है इंदिरा पॉइंट। चलिए, और इंदिरा कॉल कहां स्थित है, उत्तर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस अगले प्रश्न में देख लीजिए क्या कह रहा, किस भारतीय अभिनेता की जीवन का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। क्या है, एनीथिंग बट खामोश है। जल्दी से बताइए किस अभिनेता की जीवनी है एनीथिंग बट खामोश, तो वह शत्रुघ्न सिन्हा का। ठीक है, जीवनी के उसमें शीर्षक मिलेंगे कहाँ, एनीथिंग बट खामोश, चुपचाप बैठल रहिए। आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है,
जैसे देख लीजिए, ये रहा वस्तु वृत्ताकार पथ। अब यहाँ हम किसी वस्तु को घुमा रहे हैं तो जेजा से चले शुरू हुए, मान लेते हैं यहाँ से चले शुरू हुए, यहाँ से चले शुरू हुए, अब फिर आके एजे रुक गए, फिर चले, फिर एजे रुक गए, फिर चले, फिर एजे रुक गए, फिर चले, फिर एजे रुक गए। तो कार्य मतलब जहां से चले वहीं पे रुक गए तो कार्य शून्य होता है। ठीक है, जैसे अभी हम आपको लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाएं, ठीक है, अब बोलेंगे कि हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। विज्ञान बोलता है कार्य हम उसे कहेंगे कि जिसमें स्थान में परिवर्तन हो, समय के साथ स्थान में क्या हो, परिवर्तन हो, कार्य हम उसी को कहेंगे। अब वृत्ताकार पथ में घूम रहा था, एक ही बिंदु पे बार बार अगर आप आ रहे हैं और वहीं पे आके रुक जाइए, मतलब जहां से चलना शुरू किए जे चले आए, किया गया कार्य 0। ट्यूशन से घर, मतलब घर से ट्यूशन आए और ट्यूशन से फिर चले गए घर, शाम में पूछा किया गया कार्य क्या है आपका, विज्ञान कहेगा शून्य। दिन भर लिखें, लिखना कार्य नहीं है, पढ़ना काम नहीं है, बोलना काम नहीं है। विज्ञान काम उसे मानता है जिसमें समय के साथ स्थान परिवर्तन हो, उसी को कार्य कहा जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं कहा जाएगा। और जब वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन डी हमारा सटीक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या करा, ध्वनि निम्न में क्या है। तो ध्वनि तो सबसे पहले एक तरंग है, ठीक है, ध्वनि एक क्या है, एक तरंग है, लेकिन अनुप्रस्थ है या अनुधैर्य है, तो अनुधैर्य है, अनुधैर्य तरंग है। कौन है, अनुधैर्य तरंग है। ठीक है, तो कैसा तरंग है, तो यह आंतरिक लहर, ऑप्शन के सतही लहर, सतह के ऊपर नहीं चलेगा, विद्युतीय चुंबकीय नहीं चलेगा, ज्वारीय तरंग नहीं, यांत्रिक लहर है, इस ऑप्शन के हिसाब से यांत्रिक तरंग है। ठीक है, और ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, जब दो वस्तु आपस में जब टक्कर होते हैं तभी ध्वनि उत्पन्न होती है, अन्यथा वैसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ध्वनि के लिए टक्कर और कंपन, उस सतह पर कंपन बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न क्या करा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई गई हाई स्पीड रेल, मतलब कहाँ कहाँ चलाया जा रहा, गुजरात, ये तो मुंबई हो गया महाराष्ट्र में, और अहमदाबाद में ये गुजरात, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल लिंक की स्थापना करने के लिए भारत किस देश से मिलकर कार्य करना शुरू किए, तो जापान के साथ में। किनके साथ में, जापान के साथ में। चलिए आगे चलते, मनुष्य के लिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत। अब सोच लीजिए, ये तो कोई नहीं गलती किए होंगे अपने सेट में, पौधा, पृथ्वी, जानवर, सूर्य। भाई सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, सूर्य से ही मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा गैस, हाइड्रोजन, और दूसरी हीलियम। एक हाइड्रोजन 4 हीलियम में रूपांतरित होता रहता है, और यही रूपांतरण के वजह से वहां से ऊर्जा मिलती है। और सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सूर्य के बारे में याद रखिए। सूर्य एक गैस का गोला है, सूर्य एक गैस का क्या है, गोला है, ये याद हम रख सकते हैं। सूर्य की ताप का माप हम सब विकिरण विधि द्वारा पायरोमीटर यंत्र से करते हैं, पायरोमीटर यंत्र से मापा जाता है, क्या, सूर्य का तापमान मापा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी, सूर्य से मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये नवंबर में भारत का कौन सा राज्य, अच्छा छोड़िए, संगई महोत्सव मनाता है, अर्थात नवंबर महीने में संगई महोत्सव, तो मणिपुर, कौन मनाता है, मणिपुर राज्य मनाते हैं, जो कि पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य में इसको 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। जल्दी से हमें बोल दीजिए, तो सभी 7 सिस्टर के, ऐसे इधर ही रहेंगे, सभी 7 सिस्टर के नाम। तो नंबर पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा नागालैंड, और छठा, और कौन छूटा, जल्दी से सोचिए, नागालैंड कौन छूटा, और एक और राज्य,
क्या दिमाग में आया? जल्दी से सोचिए कौन कौन हो गए, कौन कौन राज्य हो गए? असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। त्रिपुरा, ये 7 राज्य को 7 सिस्टर। देखिए है कहाँ कहाँ स्थित वो देख लीजिए। तो यहाँ हो गया असम, असम के नीचे मेघालय, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा। ठीक है, इस प्रकार 7 सिस्टर राज्य हैं। तो वहीं पर संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। आगे बढ़े, अपने सेट पे आते हैं। चलिए अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या कह रहा प्रश्न देख लीजिए। वेग, क्या कह रहा? वेग, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अभी हम बताएं आपको, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। सही लिखे है ना जी? त्वरण कहा जाता है। जल्दी सोचने के चक्कर में त्वरण का संकेत ए होता है, और वेग में परिवर्तन अर्थात भी माइनस यू, अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, यही है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल एफ बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, अर्थात एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र कहा जाता है। उस गोले का केंद्र ये रहा, गोलाकार, गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र। इसको 2 भागों में बांट दिए। इधर हो गया, एक बाहर से कलर कर दीजिए, एक इधर से कर दीजिए, 2 अलग अलग। जिसकी प्रवर्तक सतह धसा हो वो हो गया अवतल, और जिसकी प्रवर्तक सतह दोनों एक ही हो गए हैं, एक इधर से कलर कीजिए, अंदर से उभरा हो गया, वो हो गया उत्तल। तो ठीक है, गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र अर्थात इसके सी को क्या कहते हैं? तो उस खोखले गोले का केंद्र कहा जाता है। देखिए वह मुख्य अक्ष के वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष समानांतर नहीं। ऑप्शन डायरेक्ट आइए, उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग है। मतलब यही सी के बारे में चर्च किया है, तो उसी का ना भाग है, क्योंकि इसको बीच से काटा गया तो यहाँ सी है, तो यही दोनों का क्या है? गोलाकार केंद्र का भाग है। चलिए अगले प्रश्न पे चले। क्या कह रहा प्रश्न देखिए, पूछा है निम्न में कौन से पौधे उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन से पौधे के उत्तक, क्या पूछ रहा प्रश्न उल्टा पढ़ दिए, पौधे के कौन उत्तक जो कोशिका विभाजन में, तो वह विभजयोत्तक। कौन है? विभजयोत्तक उत्तक, विभजयोत्तक उत्तक। कौन सा उत्तक? विभजयोत्तक उत्तक। देखिए विभजयोत्तक उत्तक में होता है क्या? विभजयोत्तक उत्तक में होता है क्या? इसके उत्पत्ति के आधार पर होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक, और स्थिति के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्राथमिक में इसके ऊपरी भाग बढ़ेगा और द्वितीयक में इसकी मोटाई बढ़ेगी। ठीक है, अब स्थिति के आधार पर अगर मान लीजिए यह एक ऐसा पौधा अगर बनाया जाए, ऐसा पौधा अगर बनाया जाए, तो इसमें इसको 3 भाग में, ऊपर शीर्षस्थ, मध्यस्थ और नीचे पार्श्व। ठीक है, अब देखिए तो विभजयोत्तक, विभजयोत्तक उत्तक अर्थात विभाजित होना। विभजयोत्तक उत्तक के कारण ही पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ती है, क्योंकि एक उत्तक अनेकों भाग में वह विभाजित हो जाता है, इसीलिए उसको विभजयोत्तक उत्तक कहते हैं। तो विभाजन होना किसका है काम? विभजयोत्तक। जाइलम, जाइलम है जो, ये सब अस्थायी उत्तक है, सर्केलने कायमा और जाइलम। तो जाइलम है, जाइलम जो पौधे में जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है। और एक फ्लोयम होता है, फ्लोयम। तो फ्लोयम है जो खनिज लवण का संवहन करता है, खनिज लवण का संवहन करता है। संवहन मतलब जैसे पौधे में जड़ से पानी ऊपर तक पहुंचाएंगे ना, पौधे में जड़ से पानी कहाँ तक पहुंचाएंगे? ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो ऊपर तक अगर हम जल को पहुंचा रहे हैं तो पौधे के किस उत्तक के द्वारा? तो जाइलम उत्तक के द्वारा। और अगर उसको खनिज अर्थात जैसे नाइट्रोजन और बहुत सारे मिट्टी से जो खनिज पहुंचाई जा रही है वह फ्लोयम उत्तक के द्वारा पहुंचाई जा रही है, और ये सब अस्थायी उत्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं, ये सब मापी जाती है, सबसे छोटी इकाई मापने के लिए है। आगे बढ़ें। निम्न में कौन सा घोल क्षारीय होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ बात की जा रही है क्षारीय का, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन प्लस जो अणु 1 × 10⁻⁷ मोल होंगे वही ये क्या होगा? ये आंसर ले रहा।
हाइड्रोजन प्लस अणु क्या होंगे, क्षारीय होंगे। बराबर वाला नहीं होगा, हाइड्रोजन बड़ा है तब नहीं होगा, हाइड्रोजन बराबर है तभी भी नहीं होगा। तो होगा क्या कि यह हाइड्रोजन आयन से बड़ा हो तभी जाकर के होंगे, क्या होंगे, क्षारीय। अगले प्रश्न देख लेते हैं और 75वां पहुंच गए, अर्थात ये लास्ट प्रश्न पहुंच गए। एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्र के अध्ययन के लिए 627 से 643 ईस्वी तक भारत 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? अलबरूनी, फाहियानी, मेगास्थनीज या हेनसोंग? कौन है? तो हेनसोंग है। हेनसोंग एक चीनी यात्री था, ठीक है, चीनी यात्री। मेगास्थनीज तो यूनानी है, यूनानी है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, इंडिका। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस, सेलुकस निकेटस का, सेलुकस निकेटस का। और सेलुकस निकेटस और किसके बीच में युद्ध हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ, ठीक है। और युद्ध हुआ, इस युद्ध में समझौता हो जाता है और समझौता होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटस की बेटी कार्लिनिया, 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 कार्लिनिया है सेलुकस निकेटस की बेटी, उसका विवाह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य उसको और सेलुकस निकेटस काबुल, कंधार, तक्षशिला और 4 जगह, काबुल, कंधार, तक्षशिला और एक और है जो 4 जगह सेलुकस निकेटस दान में देता है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 400-500 एशियाई, मतलब हाथी है जो ये भारत के हाथी, सेलुकस निकेटस को देता है। और उसी का राजदूत है कौन? मेगास्थनीज। लेकिन ये चीनी यात्री हेनसोंग, ठीक है। ये प्रश्न लास्ट हो गया हमारा, अर्थात ये सेट हमारा भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और ये हम सब सेट कर रहे थे, कितने नंबर, कितने नंबर कर रहे थे? 37, ठीक है, 37 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी पहुंचना है 50 तक। टारगेट ये रखे हैं कि सेट कहाँ तक पहुंचे? 50 तक पहुंचे। तो अवश्य ही 50 तक टारगेट पूरा होगा। और आप सब लोग का आशीर्वाद और प्यार इसी प्रकार एक छोटे भाई के ऊपर बना रहे और इस छोटे से परिवार के ऊपर, क्योंकि ये जल्द ही अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, हमारा मेहनत और आपके आशीर्वाद से ये परिवार जल्द ही बहुत बड़े रूप ग्रहण करेंगे, ठीक है। और जो भी अगर त्रुटियां आपको नजर आए या फास्ट बोलने में या कुछ भी, तो वो कमेंट आप अवश्य कीजिए, तभी उस चीज़ों में भी सुधार की जाएगी। चलिए, धन्यवाद।